विदेश यात्रा करने के लिए सबसे ज़रूरी है पासपोर्ट और जो ज़रूरी नहीं है वो है वीज़ा। जी हाँ, कुछ खूबसूरत देश हम इंडियंस को देते हैं वीज़ा फ्री एंट्री, लेकिन सबसे बड़ी बात इन देशों के बारे में इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन ना के बराबर है। ऐसा ही एक इंडिया का मुल्क मित्र है द फिलीपींस, जो कि जाना जाता है अपनी अनलिमिटेड सुंदरता के लिए। इस वीडियो में वीज़ा फ्री एंट्री के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस देश के अंदर जाके अपने स्टे को और एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है। आइए करते हैं इस सफ़र की शुरुआत। ओके, तो अभी के लिए लोकेशन है हमारी, ये लिखा हुआ है। भाई को वियतनाम इतना पसंद आ गया कि वियतनाम की मैंने भाई ने टी शर्ट ले ली और साथ में काफ़े सुआ, यहाँ पे जो मिल्क कॉफ़ी होती है। तो अभी के लिए अपनी जो लोकेशन है वो है वियतनाम का हो ची मिन सिटी का एयरपोर्ट। यहाँ से आपका भाई फ्लाई कर रहा है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और यहाँ पे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ विदाउट एनी वीज़ा। ये कैसे, अभी आपको पता लगेगा। पहले ज़रा मैं अपना सामान जो इतने सारे झोले टांगे रखे हैं चेक इन करवा लूँ, इमिग्रेशन क्रॉस कर लूँ, सिक्योरिटी कर लूँ, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ। ओके, तो चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक, तीनों चीज़ें बढ़िया से होगी। मतलब बढ़िया मेरे लिए वही होता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत करके हो जाए तो वो चीज़ बढ़िया हो जाती है। पहली चीज़ थी चेक इन। तो चेक इन पे उन्होंने मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड थी लेया, जो कि जर्मन है। उससे तो कुछ नहीं पूछा क्योंकि भाई जर्मन पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। मेरा इंडियन पासपोर्ट देखा, काफ़ी देर मैडम पलटती रही, तब तक मैंने ना उसको कुछ नहीं बोला। कि मेरे को समझ तो आ गया था कि ये वीज़ा वगैरह चेक कर रही होगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसने और रिक्वायरमेंट्स मेरे से पूछी कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हो तो हम आपको एंट्री कर देंगे। तो मैंने रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी। क्या थी अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद था इमिग्रेशन स्मूथ, क्योंकि मैंने मेरा 30 दिन का वीज़ा था वियतनाम का, उसके बीच में मैं बाहर निकल गया। 29वां दिन है शायद मेरा, या 28वां 29वां दिन, कल मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद थी इमिग्रेशन, वो हो गया पूरा। और फिर हमारा सिक्योरिटी चेक पे मेरा हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा कैमरा वगैरह लेके कैरी करता हूँ, बहुत सारे कैमराज होते हैं ये सब, और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा होता है, लैपटॉप ये वो, तो 2-3 बार चक्कर तो कटवाते ही हैं। ये तो मेरा हर बार का है। तो हमेशा मैं 15-20 मिनट लेके चलता हूँ कि सिक्योरिटी पे इतना टाइम तो लगना ही है। तो सिक्योरिटी जैसे तैसे क्रॉस की, और उसके बाद अब मैं आ चुका हूँ बोर्डिंग गेट पे। पीछे की तरफ प्लेन खड़े हुए हैं। मैं यूज़ करने वाला हूँ वियतनाम एयरलाइंस। यही एयरलाइन मैंने यूज़ की थी इंडिया से जब मैं वियतनाम आया था, और मैं वियतनाम से फ़िलीपींस, जो कि एक और कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, और फ़िलीपींस एक आर्कीपेलागो जो है, मतलब एक आइलैंड्स का ग्रुप है। इस फ़्लाइट की जो मुझे कॉस्टिंग आई है वो आई है लगभग 120 यूरो, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में हो गए 10 से 11 हज़ार, विद लगेज 20 से 23 किलो का आसपास लगेज है, और उसमें शायद खाना भी मिलता है। तो वो वियतनाम एयरलाइंस की सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। जब मैं इंडिया से भी आया तब भी बहुत मज़ा आया था, अच्छा खाना था, ठीक है, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। तो मैंने दोबारा से इसी की टिकट बुक करा ली। ये दिखा रहा है मेरी फ़्लाइट का टाइम मनीला, और 12:50 पे मेरी फ़्लाइट का टेक ऑफ है। और बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा वैसे तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा ज़रूरी होता है, और वो भी ई वीज़ा नहीं है, एम्बेसी से लेना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है कुछ दिनों के लिए। तो जैसे कि अगर आपके पास किसी भी पावरफुल कंट्री का वीज़ा हो, जैसे अगर आपका शेनेगन वीज़ा हो, यूएस वीज़ा हो, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा हो, कैनेडियन वीज़ा हो, ठीक है, जापानीज़ वीज़ा हो, अगर आपके पास ये वैलिड वीज़ा है तब आपको 14 दिन के लिए फ्री में एंट्री मिल सकती है फ़िलीपींस में। मेरे पास ये नहीं है। या फिर आपको ये होता है कि अगर आपके पास किसी अच्छी कंट्री की रेजिडेंसी हो, अगेन यूएस की हो, आपके पास शेनेगन की किसी कंट्री की हो, यूरोप की किसी कंट्री की हो, ठीक है, अच्छी कंट्री की अगर आपका रेजिडेंसी कार्ड है आपके पास, चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है, चाहे वो आपका परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, तो आपको दोबारा से फिर से 14 दिन की एंट्री मिल जाती है। तो मेरी जो एंट्री हुई है वो हुई है, मेरे पास यूरोप का रेजिडेंसी कार्ड है। जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं यूरोप में रहता था, तो मेरा वहीं का रेजिडेंसी कार्ड बना हुआ है। तो मेरी उसके बेस पे मेरे को 14 दिन की तो एंट्री मिल गई। लेकिन चक्कर ये था, मेरी जो एग्ज़िट फ़्लाइट है फ़िलीपींस से, वो है लगभग 3 से 4 हफ़्ते के बाद। तो चेक इन टाइम पे मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपको तो सिर्फ 2 हफ़्ते के लिए अलाउड है, ठीक है, आप आगे कैसे करोगे, आपकी फ़्लाइट रिटर्न तो बाद की है। तो तब मैंने उनको बताया, मैं कहा कि पॉसिबल होता है फ़िलीपींस के अंदर भी आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो मान गए, उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे नहीं किए। लेकिन अभी मुझे जाके देखना पड़ेगा मनीला में, कल तो इमिग्रेशन पे देखना पड़ेगा फ़िलीपींस की इमिग्रेशन में कि वो मुझे अलाउ करते हैं या नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मेरी रिटर्न टिकट बाद की है। और बाकी उसके बाद मनीला पहुंच के, फ़िलीपींस पहुंच के एक्सटेंड करने का क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और अभी मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ, मेरा है गेट नंबर 24, इधर रह गया, आगे से घूम के आता हूँ। और गेट पे पहुँचते हैं। फ़्लाइट का टाइम में अभी बचा हुआ है 1-1.5 घंटा।
कोची लैंडिंग हो चुकी है मनीला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और अभी सवारी बड़ी चल रही है सीधा इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। अब यहाँ पे सवाल पैदा होते हैं कि कैसे हो पाएगी एंट्री, देखते हैं, सस्पेंस बना हुआ है। उस साइड जाके बात करता हूँ। अरे वाह, फिलीपींस का तो बहुत सही सिस्टम था। मतलब एयरपोर्ट प्लेन से बाहर निकलते ही 2 मिनट में इमिग्रेशन काउंटर आ गया। ठीक है, काउंटर से फटाफट नंबर आ गया, मतलब 30 सेकंड के अंदर भी नंबर आ गया। खड़ा वेट करना ही नहीं पड़ा, सीधा ही अपना बहुत सारे काउंटर खुले थे। काउंटर पे गया, अपना पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग पास दिया। वो अंदर चेक करने लगे कि वीज़ा कहाँ है। मेरे से पूछा वीज़ा, मैंने अपना जो मेरा रेजिडेंस कार्ड है वो दे दिया। उन्होंने बस 15-20 सेकंड लगाए, ठप्पा मारा और ऑन अराइवल ही वीज़ा होता है। मतलब उसके ऊपर डेट लिख दी, आज से लगभग 15 दिन बाद, 14 दिन बाद की डेट डाल दी कि इस डेट को आपका एंड होगा। अब मुझे ये वीज़ा अगर मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा रहना है तो मेरे को यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके एक्सटेंड कराना होगा। क्या प्रोसेस है वो भी आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। मैं कल कोशिश करूँगा या फिर आज ही कोशिश करूँगा कि आज ही जाके इसको एक्सटेंड करवा लूँ। और अभी लगेज बेल्ट पे पहुँच गया हूँ, यहाँ से ज़रा सामान उठा लेते हैं और अपना बाहर निकलते हैं। और ये आ गया अपना झोला, अपने झोले को उठा के रख लेते हैं इधर। चलो, ये देखो एक करेंसी एक्सचेंजर के भाई पहले मैं उधर गया, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज था, वहाँ पे भाई ये भाई अपना 20.20 एक्स्ट्रा दिखा के मुझे कह रहा यहाँ से ले लो। मैं यहाँ पे आ गया। बाकी अभी हमने सिर्फ 50 यूरो एक्सचेंज करवा लिए। हमने कहा बाकी बाद में हम देखेंगे जब आगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे यूजुअली प्राइस अलग ही होता है। ठीक है, और शहर में आपको बेटर प्राइस मिल जाता है, तो बाकी हमारा शहर से हो जाएगा। बाकी अभी टाइम हुआ है सुबह के 5 बजे हैं, तो अभी हमारा जो जिस जगह बुकिंग है वहाँ पे हमारे को एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो अभी यही है कि अभी हम एयरपोर्ट पे वेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे को पता लगता है कि हमारा जो एयरबीएनबी में है उसमें हमारा चेक इन कितना जल्दी हो सकता है, सामान कब छोड़ सकते हैं, फिर यहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो आपकी टैक्सी चलती है, यहाँ पे ग्रैब टैक्सी चलती है जो कि सबसे सस्ती, सबसे अच्छी टैक्सी होती है, वो लेके फिर हम आगे अपने एयरबीएनबी की तरफ जाएँगे। यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही ना ये 2 कंपनी वाले सिम कार्ड भेज रहे थे। मेरे को पता लगा था कि जो स्मार्ट नाम की कंपनी है इसके सबसे बेस्ट सिम कार्ड होते हैं। मैं इनके पास गया तो इनका जो सबसे सस्ता प्लान था ना वो था 1500 फिलिपिनो पैसों का। तो 1500 फिलिपिनो पैसों हो गए इंडियन में लगभग 2000-2500 रुपये के आसपास। ठीक है, हमारा 1.5 रुपया, इनका 1 रुपया होता है। तो मैं कहा यार ये तो बहुत महंगा है। फिर मैंने ऑनलाइन चेक किए इसी कंपनी के प्लान, स्मार्ट कंपनी के प्लान, और मुझे ई सिम मिला। वो बता रहा है सिर्फ 100 PHP में, मतलब इंडिया के 150 रुपये में। मैंने कहा यार ये सही है यार, कहाँ 150 रुपये में और कहाँ 2500 रुपये में। और मैंने फटाफट बैठे बैठे मेरे पास आईफोन तो है ही, इसमें ई सिम चल जाता है, तो मैंने फटाफट किया, 150 रुपये कटे मेरे और अपना एक्टिवेट हो गया भाई 1 नंबर। तो ये फ़ायदा होता है भाई टेक्नोलॉजी का, और थोड़ा सा रिसर्च करने का, पैसे बच गए ना यहाँ पे। और इसमें ही मुझे अच्छा डेटा मिला है, लगभग 21 GB डेटा मिला है 1 महीने के लिए, और अनलिमिटेड कॉल्स मिली हैं। तो इसका ये डाटा खत्म हो जाता है दोबारा से करा लेंगे, 150 रुपये की बात है। तो ये सीन है। तो ये देख लो भाई, ये मिली है करेंसी फिलीपींस की। ट्रांसफ़र कराने के बाद ये इनकी करेंसी होती है, इनको बोलते हैं पैसो। ये हो गया 500 पैसो। 500 पैसो मतलब लगभग 750-800 इंडियन रुपीज़ हो गया। बाकी आगे कन्वर्जन मैं आपको आगे बताऊँगा। ये 100 का हो गया, ये इनका 50 का हो गया, और सिक्के कुछ उनके ऐसे होते हैं। ये देखो, ये हो गया 20 पैसों का सिक्का, 5 का, और ये शायद 2-1 ऐसे है। तो ये है भाई फिलिपिनो करेंसी। आगे हम इसी को ही उड़ाएंगे। यहाँ पे भी ना एक ग्रैब ऐप है, और वियतनाम में भी यही पॉपुलर थी और यहाँ भी यही है। तो अभी हमने ग्रैब ऐप बुक की है, और इसका हमारे को रेट दिखा रहा है लगभग 450 फिलिपिनो पैसो। ठीक है, जो कि हमारे डॉलर्स में हो गए लगभग $8 के आसपास। तो अभी मैंने वही बुक करवाई है अपने एयरबीएनबी तक जाने के लिए। ये ग्रैब का काउंटर बना हुआ है, इसी के पास ही आएगी। तो भाई टैक्सी लेके मैं पहुंचा था मनीला शहर में। मनीला शहर में गर्मी बहुत थी, अभी तो मैं कहीं गांव में आ गया। खैर, मुझे आपको स्टोरी बतानी थी वीज़ा एक्सटेंशन की, कि वीज़ा एक्सटेंशन का कैसे होता है पूरा प्रोसेस। फिलीपींस में ना ये काफ़ी कॉमन है कि आपको अपना वीज़ा एक्सटेंशन कराना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वीज़ा यहाँ पे मिलते हैं। काफ़ी यहाँ पे एक स्टिकर वीज़ा भी मिलता है, यहाँ पे ई वीज़ा भी होता है। इंडियंस के लिए खैर खाली स्टिकर वीज़ा ही होता है, या फिर आपको फ्री एंट्री मिलती है काफ़ी अलग अलग वीज़ा पे। मतलब अगर आपके पास कोई शेनेगन वीज़ा है तो उस पर आपको अलग एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास यूरोपियन कोई अमेरिकन वीज़ा है तो उस पर आपको, मतलब जिस टाइप के पास आपका वीज़ा है ना, जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एंट्री मिलती है। तो कई बार वो एनफ नहीं होती
कि आपका जो पूरा ट्रिप का प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाए। तो ऐसा ही मेरा सीन था, मुझे 2 हफ़्ते की एंट्री मिली थी एयरपोर्ट पे, लेकिन मुझे चाहिए थे 2 हफ़्ते और। तो मैं गया IB ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ब्यूरो, इस टाइप के ऑफिसेज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑफिसेज़ काफ़ी सारी जगह पे होते हैं, मतलब फ़िलीपींस के जितने भी शहर हैं ना, हर शहर में आपको शहर के हिसाब से काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे। जैसे मनीला इनकी सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल है, तो मनीला में लगभग 6 से 7, मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा इमिग्रेशन ऑफ ब्यूरो बने, तो मतलब हर लोकेलिटी में, हर नेबरहुड में एक ना एक बना होगा। तो एक लोकेलिटी जिसमें मैं रुका हुआ था, वहाँ पे भी मेरे को एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन दिखा, जहाँ पे मैं गया। वहाँ जाके मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिखाया, मतलब बढ़िया ऑफिस बना रखा था वहाँ पे, ठीक है। और भी काफ़ी लोग आए हुए थे और प्रॉपर सिस्टम से था, ठीक है। तो उनको मैंने बोला कि मेरे पास ये मेरा वीज़ा है और मुझे एक्सटेंड कराना है। तो उन्होंने देखा मेरा वीज़ा और उन्होंने देखते ही बोल दिया कि आपका सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो मैंने कहा क्यों, आप यहाँ तो 1 महीने के लिए भी एक्सटेंड हो जाता है। तो वो कह रहे कि वही कह रहे आपके वीज़ा पे डिपेंड करता है कि अगर आपका स्टिकर वीज़ा होता तो अब तो हम आपका 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीज़ा फ्री एंट्री पे आए हुए हो तो आपको 2 हफ़्ते की वीज़ा फ्री एंट्री मिली हुई है, तो उसके बाद आप 1 हफ़्ते के लिए एक्सटेंड करा सकते हो। मैं कहा तो सीन ख़राब होगा, मेरी टिकट भी हो रखी थी 2 हफ़्ते बाद की। तो मैं कहा चलो ठीक है, आप जितने भी दिन एक्सटेंड कर सकते हो करो। तो उन्होंने मेरा 1 हफ़्ते का और एक्सटेंड किया। अब बात करें इसके लिए डॉक्यूमेंट्स सिर्फ इन्होंने मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगी हुई थी वो चाहिए थी। इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं मांगा, ना ही रिटर्न टिकट, ना ही कुछ भी, ठीक है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसकी होती है 1300 पेसोस, तो 1 पैसो लगभग 60 इंडियन रुपीज़ के, 60 इंडियन पैसों के हिसाब से होता है। तो मतलब ये लगा लो कि 1000 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1500 फिलिपिनो पैसो, बाकी पूरा कन्वर्जन मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो उन्होंने मेरे से 1300 पैसो इसकी फ़ीस मांगी और बोला कि 3 दिन बाद आके अपना पासपोर्ट ले जाना। मैं कहा यार इतना टाइम तो नहीं है कि 3 दिन बाद आके पासपोर्ट ले जाएंगे। तो कह रहे एक एक्सप्रेस सिस्टम होता है, उसमें आप 1000 पैसों और दोगे तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर हाथों हाथ दे देंगे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कहा इतना टाइम नहीं है कि 3 दिन बाद आएंगे। तो मैंने उनसे एक्सप्रेस सर्विस करा ली, तो उससे मेरे उन्होंने लिए 2330 पैसोज़, ठीक है। कैश में ही लेते हैं, कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, कोई यूरो या फिर डॉलर एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो सब दिया मैंने, उसके बाद उन्होंने मेरे को 15 मिनट में मेरा पासपोर्ट करके दे दिया। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट एक इसमें आपकी ना इमिग्रेशन ऑफ ब्यूरो, मतलब जो किसी कोई आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो आपको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, तो वो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो आपका वहीं पे ही निकाल के दे देते हैं। वहीं पे एक ना ऑफिस में एक बंदा बैठा होता है, वो कंप्यूटर में आपका चेक करता है और आपको एक सर्टिफिकेट सा तैयार करके दे देता है, ठीक है, कि इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। इसकी फ़ीस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो टोटल आपके लगेंगे 2330 पैसोज़, ठीक है। इंडियन में जो होंगे मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। टाइम लगेगा 15 मिनट का और आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हो। वीज़ा एक्सटेंड उसके हिसाब से होगा कि कितने दिन का आपको ऑलरेडी वीज़ा मिला हुआ है। चलो अब 3 हफ्ते का वीज़ा तो मिल गया, ठीक है। एंट्री हमारे को मिल गई है, एग्ज़िट का भी हमारे को, मैंने अपनी टिकट भी दोबारा से चेंज करवा ली, हालांकि थोड़ा सा पैसे और देने पड़े और मैंने उसको रीशेड्यूल करवा लिया अपनी एग्ज़िट डेट के हिसाब से। अब आप पूछोगे आगे का प्लान क्या है, फ़िलीपींस में क्या क्या घूमने वाले हैं। तो फ़िलीपींस के प्लान बहुत ही कमाल के हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते मैंने ऐसी चीज़ें प्लान कर रखी हैं फ़िलीपींस के लिए, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे कि वीज़ा और इमिग्रेशन तक। आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और अच्छा दोनों लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।